आइए बच्चों बात करते हैं जो आपकी दूसरी कविता है। इसमें कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई और उसका नाम है बात सीधी थी पर। शीर्षक से ही आप समझ रहे होंगे कि बात को सीधे कहना चाहिए। सीधा का मतलब ये है कि बात को सरल शब्दों में कहना चाहिए। बात जो है वो होते हैं सूचना देने का माध्यम या अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। तो हमें ऐसी ही शब्दावली का चुनाव करना चाहिए, ऐसी भाषा का चुनाव करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी बात श्रोता तक या पाठक तक पहुंचा सकें। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बात सीधी थी पर। फिर क्या हुआ? सीधी थी पर तो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बात सीधी थी पर एक बार, यानी एक बार की बात बता रहा है कवि कि एक बार क्या हुआ कि वो भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर का मतलब ये है कि चूंकि जो भाषा है वो कभी कभी विद्वता के चक्कर में, कवि जो है विद्वान है और वो अपनी विद्वता के चक्कर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो सामने वाले श्रोता के समझ में नहीं आ रही है। अर्थात अलंकारिक शब्दावली का, सामासिक शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो बात वो कहना चाहता था वो पाठकों तक नहीं पहुंच सकी, वो श्रोताओं तक नहीं पहुंच सकी। अर्थात जो बात बिल्कुल सरल शब्दों में समझाई जा सकती थी, वो उस बात को भाषा का चुनाव ऐसा किया कवि ने कि वो कठिन हो गई। तो जो भाषा का चुनाव करने से जो बात कठिन हो गई उसी को इन्होंने कहा है कि भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ठीक है, टेढ़ी फंस जाना मुहावरे का प्रयोग है, मुहावरेदार भाषा है, अर्थात मुश्किल में आ जाना, कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाना। फिर कहते हैं कि उसे पाने के चक्कर में, ध्यान से समझना है आपको, उसे पाने के चक्कर का मतलब किसको पाने के चक्कर में? उसे पाने के चक्कर का मतलब ये है कि भाव और संदेश को पाने के चक्कर में। ठीक है, अर्थात जो कथ्य वो कहना चाहता है, जो संदेश वो प्रेषित करना चाहता है, उसे पाने के चक्कर में, उसको बताने के चक्कर में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसने, जब उसे ऐसा लगा कि मेरी बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो उसने और अधिक अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग शुरू कर दिया और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग शुरू कर दिया और साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया और अलंकारिक शब्दावली प्रयोग शुरू कर दिया। ठीक है, वो उसको घुमाता फिराता जा रहा है, भाषा में नई नई चीजें डालता जा रहा है, लेकिन श्रोताओं के समझ में वो बात नहीं आ रही है। तो तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक तरह के भाषा के शब्दों का, कठिन से कठिन, दुरूह से दुरूह शब्दों का इस्तेमाल उसने किया, लेकिन कि बात या तो बने। क्यों कर रहा था कि बात या तो बने, अर्थात लोगों के समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं, लोग समझ जाएं, और या फिर भाषा से बाहर आ जाएं, या किसी तरह से मैं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं खुद जो बात कहना चाहता हूं वो मुझे संतुष्टि मिल जाए कि मेरी बात को जो श्रोता है या पाठक है उसने समझ लिया है। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा के चुनाव के चक्कर में, नए नए शब्दों के चुनाव के चक्कर में, अलंकारिक और समासिक शब्दावली का घोल मेल करते करते इस प्रयास में क्या हुआ कि बात और भी उलझ गई और कठिन हो गई। लोग असमंजस में आ गए कि क्या कहना चाहता है कवि, और उसकी बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आगे कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय। अब आपको यहाँ ये समझना है कि यहाँ पर कवि ने एक पेंच का उदाहरण दिया है अपनी बात को रखने के लिए, और वो कह रहा है कि जिस प्रकार से दीवार में, मान लीजिए मैं कोई एक पेंच लगाना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई तस्वीर टांगनी है, तो उसमें कसाव होना जरूरी है। ठीक है, जब तक उसमें कसाव नहीं रहेगा कोई भी तस्वीर उसमें टंग नहीं सकती है। तो ये, इसको थोड़ा समझिएगा, पेंच और कील के माध्यम से किस तरह से उसने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना
अर्थात जो कवि है वो इस बात को नहीं समझ सका कि किस श्रेणी के श्रोता हैं, किस श्रेणी के श्रोता हैं जो जिस भाषा के माध्यम से सरल सहज शब्दावली में वो समझ सकेंगे, मुझको उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। मैंने क्यों ऐसी अलंकारिक शब्दावली, कठिन और दुरूह शब्दावली का प्रयोग किया। कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैंने क्या किया कि पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जैसे कोई पेंच है दीवार में, मान लीजिए आपने लगाया और वो पेंच जो है सही नहीं जा रहा है उसमें, तो उसको खोल करके दोबारा सही जगह पे लगाना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर जगह बना लेनी चाहिए उसमें। तो लेकिन वो क्या है कि अब आप चूंकि पेंच उसमें लगा दिए हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं पेंच को निकालूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, तो इसलिए उसी पेंच को और आप कसते चले जा रहे हैं। तो कसने से क्या होगा कि क्योंकि इस कारण पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहने का तात्पर्य है जिस तरह से पेंच को कोई व्यक्ति कसता चला जा रहा है, ठीक इसी तरह से जो कवि है वो बार बार उसी बात को दोहराते चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग करता जा रहा है, कठिन शब्दावली का प्रयोग करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको कह रहे हैं वाह आपने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, कमाल है। तो इस प्रशंसा के चक्कर में, इस प्रशंसा को पाने के चक्कर में कवि उन्हीं शब्दों को बार बार इस्तेमाल करता चला रहा है, जिस तरह से ये जानते हुए कि ये पेंच सही जगह से सही चूड़ी नहीं जा रही है, कसेगा नहीं, इस पे कुछ टांगा नहीं जा सकता है, और उसको बेवजह कसता चला जा रहा है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई अर्थात बात का अर्थ जो है समाप्त हो गया, बात प्रभावहीन हो गई। जो बात वो कहना चाहता था, जो संदेश वो प्रेषित करना चाहता था, जो सूचना वो देना चाहता था, वो भाव उन तक, श्रोताओं तक नहीं पहुंचा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पेंच को कसते कसते चले गए तो उस पेंच भी जो है वो बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया? उसकी चूड़ी मर गई, खत्म हो गई। जिस तरह से पेंच की चूड़ी खत्म हो गई उसी तरह से बात का भाव खत्म हो गया। फिर और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। आप जानते हैं जब कोई चूड़ी खत्म हो जाती है तो इसको घुमाते रहिए, वो उसी में घूमता रहता है, लेकिन उसमें कसाव नहीं रहता है, किसी काम का वो नहीं रहता है। उसको आप निकालेंगे तो निकल आएगा, लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन कोई चीज टांगेंगे तो गिर जाएगा। ठीक इसी तरह से जिस शब्दों का चुनाव उसने किया था, जिस भाषा का चुनाव कवि ने किया था, वो बेकार था, वो श्रोताओं के अनुरूप नहीं था। वो जिस तथ्य को प्रकट करना चाहता था वो उसके अनुरूप भाषा का चुनाव नहीं था और वो बेकार हो गया। ये कह रहे हैं कि बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी, अर्थात वो किसी काम की नहीं रही। हार कर मैंने वो से कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। चूंकि वो ऐसे चक्कर में पड़ गया था, भाषा के चक्कर में, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में, साहित्यिक शब्दावली के प्रयोग के चक्कर में, अलंकारिक शब्दावली के प्रयोग के चक्कर में, कि वो बात जो है प्रभावहीन हो गई, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। तो ठीक उसी तरह से जो कील ठोकने वाले व्यक्ति ने कील को उसी छोड़ दिया, उसी तरह से उसने विषय को भी वहीं छोड़ दिया जिस विषय का चुनाव करके वो लोगों को बताना चाहता था। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन जिस तरह से उस कील में ऊपर से तो ठीक ठाक वो लग रही थी कि हाँ दीवार में लगी है, लेकिन ना तो अंदर से उसमें कसाव था, न ताकत थी। ठीक है, क्योंकि उसकी चूड़ी खत्म हो चुकी थी और लेकिन लोगों को देख रहा था, पीछे के लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं इसको निकालूंगा दोबारा दूसरे जगह लगाऊंगा तो बोलेंगे अरे इसको इतना भी नहीं आता है क्या। तो अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी विद्वता बनाए रखने के लिए वही जो है कवि ने किया कि उसने दूसरे सरल सहज शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। प्रशंसा पाने के चक्कर में, विद्वता दिखाने के चक्कर में वही दुरूह शब्दों का इस्तेमाल किया वो, और अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका है। फिर उसके बाद कहते हैं ना उसमें कसाव थी, ना उसमें ताकत थी। बात ने जो मुझे शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब यहाँ बात यह है कि सहूलियत का मतलब क्या है। सहूलियत का मतलब ये है कि जो बात आप कहना चाहते हैं, जो संदेश आप प्रेषित करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप और श्रोताओं के अनुरूप सरल और सहज शब्दावली में अपनी सूचनाओं को प्रदान कर देना।
अपनी बात को कह देना। ठीक है, उसके लिए कठिन शब्दों का चुनाव नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ठीक, मैं एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा आपको, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जाते हैं स्कूल से, और स्कूल से घर पहुंचते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माता जी से, कि हे माते जठराग्नि प्रज्वलित है, क्षुधा शांति हेतु कुछ प्रबंध करें। तो हो सकता है कि माँ समझ न पाए कि आप क्या कह रहे हैं। फिर बोले क्या हुआ, माँ हो सकता है बोले कि क्या हुआ, तो फिर अगर आप कहेंगे कि हे माते जठराग्नि प्रज्वलित है, क्षुधा शांति हेतु कुछ प्रबंध करें। जबकि आपको सीधा सा शायद इतनी बात कहते हैं कि मम्मी भूख लगी, खाना दे दो, तो वो खाना निकाल देती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको आप सरल सहज शब्दावली में जिस भाव और विचार को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए कवि ने यहाँ टिप्पणी की है ऐसे विद्वान लोगों के लिए, ऐसे साहित्यकारों के लिए, कि बहुत ही दुरूह और कठिन शब्दों का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में करते हैं, अपने वक्तव्यों में करते हैं, अपने भाषणों में करते हैं, जबकि ऐसी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सरल सहज शब्दों में वो जो है अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वो एक कील की तरह से होते हैं। उनकी जो बातें होती हैं, उन जो भाषा का चुनाव करते हैं, कि जैसे कील में कोई कसाव नहीं रहता, किसी उपयोग नहीं रहता, कोई उसमें टांगा नहीं आ सकता है, ठीक उसी तरह से उनकी भाषा को कोई समझ नहीं सकता, उसके संदेश को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये इस कविता का अर्थ था, भाव था, संदेश था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।